नमस्कार। क्या हो अगर कोई कहे कि दुनिया के दूसरे छोर पर बसे एक देश के साथ हुआ एक छोटा सा ट्रेड एग्रीमेंट भारत की पूरी ग्लोबल स्ट्रैटेजी को एक नई दिशा दे सकता है। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन हाल ही में हुए भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने ठीक यही किया है। देखिए, ये डील सिर्फ कुछ सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं है, ये दुनिया को एक बहुत बड़ा रणनीतिक सिग्नल दे रही है। तो चलिए समझते हैं कि इस छोटे से समझौते के पीछे की असली बड़ी कहानी क्या है। इस पूरी डील के सार को समझने के लिए ट्रेड एक्सपर्ट अजय श्रीवास्तव की ये बात बहुत अहम है। न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट का खेल नहीं बदलता, वो उसे पूरा करता है। मतलब इसका मकसद ये नहीं है कि व्यापार के आंकड़े आसमान छूने लगें, बल्कि ये है कि भारत का जो एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो है वो और ज्यादा मजबूत और डाइवर्स बन सके। तो सवाल यही उठता है कि अगर ये डील अरबों डॉलर के ट्रेड वॉल्यूम के बारे में नहीं है, तो फिर इसकी असली कहानी क्या है? इस सौदे के पीछे छिपे हुए रणनीतिक दांव-पेंच क्या हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि इस समझौते में आखिर है क्या। इसकी बड़ी तस्वीर को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि असल में दोनों देशों के हाथ लगा क्या है। देखिए, ये एक क्लासिक विन विन सिचुएशन है। एक तरफ भारत के सभी एक्सपोर्ट्स, सोचिए टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, अब न्यूजीलैंड में 100% ड्यूटी फ्री जा सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के कीवी फ्रूट और सेब जैसे 95% एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ कम हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ सामान की नहीं है। भारत के सर्विस सेक्टर जैसे आईटी और एजुकेशन को न्यूजीलैंड में अब तक की सबसे अच्छी पहुंच मिली है, और न्यूजीलैंड को भारत के विशाल बाजार में संधे हुए कदमों से एंट्री मिली है। और ये डील सिर्फ माल के आने जाने तक ही सीमित नहीं है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में 20 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश करने का वादा किया है। ये हमारे मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के लिए एक असली गेम चेंजर हो सकता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ताकत मिलेगी। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात टैलेंट की भी है। 5,000 नए वर्क वीजा कुशल भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए तैयार हैं। और इसमें कौन कौन शामिल हैं? आईटी एक्सपर्ट से लेकर योग इंस्ट्रक्टर्स और इंडियन शेफ्स तक। ये एक तरह का टू वे टैलेंट फ्लो है जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत करेगा। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, यहां भी एक पेंच था, एक बहुत बड़ा पेंच, एक ऐसा मुद्दा जिसने इन नेगोशिएशंस को पूरे 15 साल तक रोके रखा, और वो था डेयरी। यहीं पर आकर बात अटक जाती थी। भारत के लिए ये 7 करोड़ छोटे किसानों की रोजी रोटी का सवाल था। ये एक बेहद संवेदनशील और राजनीतिक मुद्दा है। वहीं न्यूजीलैंड के लिए डेयरी उनकी नेशनल आइडेंटिटी है, उनकी एक्सपोर्ट इकोनॉमी का दिल है। तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही थे। जरा इस चार्ट को देखिए। न्यूजीलैंड का भारत को डेयरी एक्सपोर्ट कितना है? सिर्फ आधे मिलियन डॉलर से थोड़ा ज्यादा। ये भारत के विशाल प्रोटेक्टेड डेयरी मार्केट में समुद्र में एक बूंद जैसा है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि भारत अपने डेयरी सेक्टर को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है, और ये बातचीत में इतनी बड़ी रुकावट क्यों बना हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि 15 साल से जो गांठ बंदी थी वो आखिर खुली कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही क्रिएटिव 2 हिस्सों वाले समाधान में छुपा है। समाधान का पहला हिस्सा था टैरिफ रेट कोटा या टीआरक्यूज। इसे एक खास तरह के दरवाजे की तरह समझिए। एक तय लिमिट तक सामान कम या जीरो टैरिफ पर आ सकता है, लेकिन जैसे ही वो लिमिट पार हुई, एक बहुत बड़ी टैरिफ की दीवार खड़ी हो जाएगी। ये बाजार को पूरी तरह से खोले बिना कंट्रोल्ड एक्सेस देने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो असल में हुआ क्या? न्यूजीलैंड को सेब, कीवी और उनके मशहूर मनुका शहद जैसे कुछ खास प्रोडक्ट्स के लिए कंट्रोल्ड एंट्री मिली। जैसे पहले साल में 32,500 टन सेब 25% ड्यूटी पर आ सकते हैं, और 6,250 टन कीवी बिना किसी ड्यूटी के। लेकिन दोनों पर एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की शर्त भी है। ये कंट्रोल्ड मार्केट एक्सेस का एक बेहतरीन उदाहरण। पर डील का सबसे इनोवेटिव, सबसे स्मार्ट हिस्सा अब आता है। समाधान का दूसरा हिस्सा था इंपोर्ट पर लड़ने के बजाय टेक्नोलॉजी पर पार्टनरशिप करना। तो हुआ ये कि बाजार में सीधी टक्कर लेने के बजाय दोनों देश टेक्नोलॉजी में पार्टनर बन गए। इस डील ने भारत के अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया। हम डेयरी जेनेटिक्स, एनिमल न्यूट्रिशन और प्रिसिजन एग्रीकल्चर जैसी टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात कर रहे हैं। और इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? भारतीय किसानों की प्रोडक्टिविटी और उनकी आय को बढ़ाना। ये टकराव से सहयोग की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। चलिए अब जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये छोटी सी दिखने वाली डील असल में इतनी बड़ी बात क्यों है। वैश्विक मंच पर ये इतना बड़ा रणनीतिक संकेत क्यों दे रही है।
भारत की ट्रेड स्ट्रैटेजी में आए इस बड़े बदलाव को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2019 में भारत ने RCEP जैसे बड़े ट्रेड पैक्ट से खुद को अलग कर लिया था। तब लगा था कि भारत बड़े ट्रेड डील से पीछे हट रहा है, और अब 2025 में भारत न्यूजीलैंड जैसी एक विकसित पैसिफिक इकोनॉमी के साथ एक हाई स्टैंडर्ड FTA साइन कर रहा है। ये एक साफ संकेत है कि इंडिया इज बैक इन द गेम। तो कुल मिलाकर यह समझौता दुनिया को 4 बड़े और साफ संदेश देता है। पहला, कि भारत हाई क्वालिटी ट्रेड डील्स के लिए फिर से तैयार है। दूसरा, ये स्ट्रेटेजिक रूप से अहम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की मौजूदगी को और मजबूत करता है। तीसरा, ये भारत के सर्विस ड्रिवन ग्रोथ मॉडल यानी IT और एजुकेशन को पूरी तरह सपोर्ट करता है। और चौथा, ये एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग में एक इनोवेशन ब्रिज बनाता है। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। इसका क्या मतलब है जब एक छोटा सा व्यापार सौदा इतना बड़ा भू राजनीतिक महत्व रखता है? यह हमें दिखाता है कि कैसे इकोनॉमिक पार्टनरशिप आज की दुनिया में मॉडर्न डिप्लोमेसी का एक पावरफुल टूल बन रही हैं। और ये नई प्लेबुक भारत के भविष्य के लिए क्या मायने रखती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।